गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, अब हमारे हिस्ट्री के इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा टॉपिक जो है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह दिया हुआ है। बच्चों, हमारे चैप्टर का नाम ही 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल था और यहाँ पर हमारे द्वारा अभी तक कुछ इतिहासकारों के द्वारा जो मानचित्रों का निर्माण किया गया था, ऐसी चीज़ों की हमने जानकारी ली थी। अब हम इसी के अंतर्गत आगे के टॉपिक पर जा रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। यहाँ पर हमारे द्वारा आपके पेज नंबर 7 पर ये दिया हुआ है मैटर। सभी अपनी हिस्ट्री की बुक निकाल लें और उसमें अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये जो हमारे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह का अध्ययन किया गया है, यह टोटल इस बुक के अंतर्गत जो अध्ययन किया जाएगा वो 700 से 1750 के बीच का जो हमारा ऐतिहासिक काल रहा है उसका अध्ययन किया जाएगा। 700 से 750 ईस्वी तक के बीच का अध्ययन किया जाएगा, इतिहास की जानकारी ली जाएगी। यहाँ इस टॉपिक के अंतर्गत हम नई प्रौद्योगिकी जो 700 ईस्वी के बाद काफ़ी अधिक चेंज हुई थी या बहुत नए नए प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी आने लगी थी सामने, वो उसकी सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। फिर परिवहन की गतिशीलता हो गई थी, लोग गतिशील हो गए थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लग गए थे, तो परिवहन के साधनों में भी गतिशीलता आई थी। किस प्रकार से परिवहन और कहाँ तक की यात्राएं की जाने लगी थी, वो सब इसमें अध्ययन किया जाएगा। तीसरे टॉपिक के अंतर्गत राजपूत शब्द का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि उस समय राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत या प्रशासनिक स्थिति के अंतर्गत बच्चों मुख्य रूप से राजपूत नाम की जो जाति थी उसका ही प्रभुत्व बना हुआ था। इसलिए हमारे द्वारा इस शब्द और इस जाति से परिचित होना आवश्यक है। नेक्स्ट आपके कृषि भूमि का विस्तार हुआ था, वनों की कटाई हुई थी, वनों की कटाई के बाद कृषि भूमि को बढ़ाया गया था और कृषि उत्पादन का बढ़ावा दिया गया था। फिर जाति पंचायत शब्द आएगा। जाति पंचायत जो होती है वो किसी भी स्थानीय स्तर पर या विशेष रूप से जातियों के द्वारा अपने रीति रिवाज, परंपराएं और नियम कानून कायदे बनाए जाते हैं और उनका पालन कठोरता से कराया जाता है। इसमें वो अपने जाति के कुछ प्रमुख व्यक्तियों को इन नियमों का पालन करने का उत्तरदायित्व देते हैं और इस तरह से क्या क्या होता है वो सब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। पढ़ना स्टार्ट करते हैं बच्चों। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच के 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के लिए आगे भारी चुनौती रखता है, मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए थे। इस काल में अलग अलग समय पर नई नई प्रौद्योगिकी के दर्शन भी हुए थे। नई नई प्रौद्योगिकी से मतलब इसने उदाहरण दिया है, जैसे सिंचाई में रहट का प्रयोग किया जाने लगा था। रहट जो होता है बच्चों, आपके कुएं से पानी निकालने के अंदर काम में लिया जाता है और इसके अंतर्गत कताई में चरखे का प्रयोग होने लगा था। युद्ध में आग्नेयास्त्रों का मतलब होता है बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल होने लगा था। इस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी डेवलप होने लगी थी। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया था। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें इस 700 से 1750 ईस्वी के मध्य की ही देन है। ध्यान रहे, ये तमाम परिवर्तन नई प्रौद्योगिकी और फसलें उन लोगों के साथ आए थे जो नए विचार भी लेकर भारत में आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा था। अध्याय 5 में, 6 में और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे इस युग में लोगों की गतिशीलता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बहुत बढ़ गया था। मतलब व्यापार की क्रियाएं तेजी से डेवलप हो रही थी।
अवसर की तलाश में लोगों के झुंड दूर दूर की यात्राएं करने लग गए थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा, इस उपमहाद्वीप से मतलब भारत के अंदर या हिंदुस्तान के अंदर अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने की अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बड़ा था उनमें एक समुदाय था राजपूत। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राजपूत जो थे एक ऐसी जाति डेवलप हो रही थी जिसने प्रशासनिक दृष्टि से क्षमताएं डेवलप की थी। वो योद्धा जाति थी और उसके द्वारा जो था सैन्य संचालन और राजनीतिक कार्य किया जाता था। पढ़े आगे। इसमें से एक समुदाय था राजपूत जिसका नाम राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र से निकलता है। 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच, ये लाइन नोट कर लेना बच्चों। और इससे पहले राजपूत शब्द जो आपने लिखा है राजा का पुत्र, ये मीनिंग के अंदर या शब्दार्थ में लिख लेना अपनी कॉपी में। राजपुत्र शब्द का अर्थ होता है राजा का पुत्र। और इससे पहले एक शब्द और आया था आपके जिसके अंदर आग्नेयास्त्रों शब्द आया था, जहाँ हमने चैप्टर स्टार्ट किया था उसी वाले पैराग्राफ के अंदर आया था, जिसका अर्थ होता है बारूद वाले हथियार। ये भी शब्दार्थ के अंतर्गत आप लोग लिख लीजिएगा। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के उस समूह के लिए प्रयोग किया जाता था जो क्षत्रिय वर्ग के होने का दावा करते थे। क्षत्रिय लोगों के द्वारा देश की रक्षा का भार होता है। तो ये जो वर्ग था, ये जो जाति थी या ये जो जाति का समूह था, ये अपने आप को क्षत्रिय वर्ण का होने का दावा करता था। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं आते थे, बल्कि उसमें वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप में अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत होते थे। तो राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा सामंत ही शामिल नहीं थे, बल्कि उनके सेवक, योद्धा, सेनापति, सैनिक आदि भी शामिल होते थे। कवि और चारण, ये उस समय की विशेषता है 700 से 1750 के बीच की, कि उस समय कवि और चारणों के द्वारा अपनी जाति का बखान किया जाता था और वो वृंदावलियाँ गाते थे, बजाते थे ढोल के साथ समाज में, जिससे समाज में बजाते थे, दरबार में बजाते थे और उनके यश और कीर्ति का बखान उसमें होता था। राजपूत जाति के जो भी व्यक्ति का चरित्र जैसा होता था। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता, प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। ये लाइन भी बच्चों नोट कर लेना, अपने एरो बना के कवि कॉपी में लिख लेना। कवि और चारण राजपूतों की आचार संहिता का, प्रबल पराक्रम का, स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ, मुख्यतः लिपिकों और मुंशियों का काम करने वाली जाति। कायस्थ कौन सी जाति है? जो लिपिक, जो एक क्लरिकल वर्ग होता है ना, जो लिखा पढ़ी का काम करता है, और मुंशियों का काम करने वाली जाति आदि समूहों ने भी उठाया था। राजनीतिक दृष्टि से महत्व केवल राजपूतों का ही नहीं था, बल्कि इस टाइम पीरियड में मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ भी मुख्य रूप से तेजी से विकसित हो रहे थे। इस पूरे काल में आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी, खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था, मतलब कृषि भूमि का विस्तार होता जा रहा था। कुछ क्षेत्रों में तो परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ था। पर्यावास शब्द का अर्थ आपके इसमें नीचे की पर्यावास शब्द का अर्थ साइड में आपके दिया हुआ है बच्चों, वहाँ से आप उसकी परिभाषा लिख सकते हैं। पढ़ लें पर्यावास का अर्थ क्या होता है। इसका तात्पर्य होता है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से होता है। ये इसकी परिभाषा एरो बना के आप लिख लेना। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवासियों को मजबूर होकर अपना स्थान भी छोड़ना पड़ा था और कुछ वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और वो कृषक बन गए।
कृषकों के इस नए वर्ग के समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे थे। देखो, जो वनीय क्षेत्र में रहते थे लोग, आदिवासी लोग, वो जब वनों की कटाई हुई तो वो वहाँ से उन्हें प्रवास करना पड़ा या दूसरे स्थान पर जाना पड़ा। कुछ वनवासी तो दूसरे स्थानों पर जाकर रोजगार की तलाश में चले गए और कुछ वनवासी वहीं पर खेतों में कृषक का कार्य करने लगे। ये जो कृषक का कार्य करने लग गए थे वनवासी, इन पर वहाँ के बाजार व्यवस्था का, वहाँ के बड़े किसानों का, वहाँ के मंदिरों के पुजारियों का, मठों का, इन सब का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। वे बड़े और जटिल समाज के अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे। स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार होता है बच्चों बिना काम के या बिना मजदूरी के काम करना, मतलब फोकट में जो काम किया जाता है उसे हम बेगार कहते हैं। परिणाम स्वरूप किसानों के बीच में आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे थे। कुछ के पास उपजाऊ भूमि होती थी, कुछ लोग मवेशी पालते थे, तो कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी का कार्य भी कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर होने लगा, बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनकी पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थायी नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता, प्रभाव, संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उनके दर्जे बदलते रहते थे। बच्चों, ये लाइन भी नोट कर लेना। किसी भी जाति विशेष के सदस्यों के हाथों में कितनी सत्ता है, प्रभाव है और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर ही वो दर्जे निर्धारित होते थे या वो बदलते रहते थे। एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी क्षेत्र में उसका कोई भी दर्जा नहीं था। मतलब एक व्यक्ति है जो एक स्थान पर तो बहुत पॉपुलर है, बहुत इज्जत है, मान सम्मान है, लेकिन उसी व्यक्ति का दूसरे स्थान पर कोई मान सम्मान, कोई दर्जा नहीं भी हो सकता था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां जो होती थी ना बच्चों, जातियां मतलब जैसे अभी राजपूत पढ़े, सिख पढ़े, जाट पढ़े, ये जो जातियां होती थी, अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए, मतलब कंट्रोल में रहें वो लोग, इसके लिए जातियां स्वयं ही अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियमों का पालन जाति के बड़े बुजुर्गों की एक सभा करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत भी कहा जाता था। ये स्थानीय होती थी बच्चों। स्थानीय जातियां जो होती थी वो अपने जीवन शैली से संबंधित, रीति रिवाजों से संबंधित, परंपराओं से संबंधित अपने नियम बनाती थी और उन नियमों का कड़ाई से पालन भी करवाती थी, नहीं तो जात से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांव के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होते थे। अब हमारे द्वारा इतना पढ़ने के बाद यहाँ एक साइड में बॉक्स भी दे रखा है, उसका भी अध्ययन हम कर लेते हैं बच्चों। यहाँ दे रखा है, इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन वर्णित है, उनमें से कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं? कौन कौन से आपको दिखाई देते हैं आपके आसपास? हमारा तो शहर है, जयपुर शहर है। जयपुर में आपको क्या क्या परिवर्तन, हर तरह की सुविधाएं हैं, चाहे स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे परिवहन से संबंधित हो, चाहे आसपास सड़कों के निर्माण से संबंधित हो, सभी तरह की सुविधाएं आपके आसपास देखने को मिलती है। अच्छा बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे। थैंक यू।